अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं या एक कंटेस्टेंट के रूप में आना चाहते हैं, तो हमें अपनी डिटेल्स भेजें malikstudiooofficial@gmail.com पर। हो सकता है अगला मौका आपका हो। वो क्या उसका फुल फॉर्म क्या है? वो क्या टर्निंग पॉइंट रह गया कि मतलब आपने सोशल रिफॉर्म में वो 5 साल से कंटिन्यू हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि हमारे जो नियर बाई गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत अलग अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन चलता है। मैं अपने लोकेलिटी में या फिर बहुत सारे ऐसे लोकल एरिया में एक चीज़ देखता हूँ, वो है आर्टिकल 19 होने का उल्लंघन, वायलेशन। जो मुखिया को ऐसा फंड मिल रहा है, फंड की बात है, फंड की हमारी बात है, तो वो एक प्रॉपर ये नहीं हम लोग पता चलता है कि फंड का मिसयूज़ हुआ है या फिर फंड किस किस जगह पर जाके एक्टिवेट में कहाँ जाके लगा है फंड के। तो ना तो प्रॉपर लिस्ट आता है वो सब चीज़ों का, ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। जेंजी और जेन अल्फा जिस तरीके से वर्ल्ड को रेपिडली नेगोशिएट कर रहे हैं, हर जगह के जॉब में जैसे जैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, सवाल ये है कि इन लोगों को मीनिंगफुल जॉब देना चाहिए या हार्डली जॉब। देखिए, मेरा नाम है अफराहिम सराउल्लाह और मैं हूं इस पॉडकास्ट का होस्टर। आज मेरे सामने एक ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों से सोशल रिफॉर्मर का काम किया है और इन्होंने बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे मेजॉरिटी डोमिनेंस था, जहाँ पे इनइक्वालिटी था, जहाँ पे इनसेक्युलरिज्म था, वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना काम निभाया। जैसे कि बताते चले, कहीं कहीं पे रिलीजियस डिबेट हो जाना, कहीं कहीं पे अलग अलग लेवल में मैसेकर हो जाना, हर जगह पे इन्होंने अपना काम किया है। मैं इनके फाइनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो ये एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं एमयू के, जो लास्ट, और आप 2 या 3 देखा जाए तो कॉर्पोरेशन के मेंबर भी रह चुके हैं। देखा जाए तो सबसे पहला नंबर पे जो है वो सैयद वीर हमीद ट्रस्ट है, दूसरा ऑल इंडिया मेंबर एसोसिएशन, और तीसरा जो है वो हैवो क्या उसका फुल फॉर्म क्या है? वो सबसे पहले तो आपको सलाम और सभी जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी आदाब, सलाम और श्रीकाल। मैं अब्दुर्रहमान आदिल। तो आप जैसा सवाल कर रहे थे अफराइम साहब कि हैवो क्या है जी, तो ये हिंदुस्तानी आवाम वॉइस ऑर्गेनाइजेशन है और इसका स्टार्ट चंपारण की मिट्टी से किया गया है। और क्यों किया गया है मैं बता दूं तब सभी पब्लिक्स को और व्यूअर्स को। जिस तरह से सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत गांधी जी 1917 में जो किए थे वो चंपारण की मिट्टी मोतिहारी से ही स्टार्ट हुआ था। उसी तरह ये हैवो जो है एक सोशल रिफॉर्मर और एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों पर वर्क करता है, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, हेल्थ में हो, या जहाँ पे इनइक्वलिटीज़ होती है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने में, और गवर्नमेंट्स की जो भी चीज़ें आती हो, एजुकेशन फील्ड का हो या फिर आपने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या हेल्थ इश्यूज हो, तो उस पर ये वर्क करता है। इसलिए इसका स्टार्ट चंपारण की सरजमी से हुई है, क्योंकि वो चंपारण की सरजमी ऐसी सरजमी है कि जहाँ आपसे बोल सकते हैं कि सत्याग्रह का और आंदोलन का गढ़ माना गया और केंद्र माना गया, सेंटर में। उसको देखते हुए इसे शुरुआत किया गया और पूरे बिहार में, धीरे धीरे पूरे इंडिया में भी ये और ये बहुत हेल्पफुल भी है आज के समय। हाँ, हेल्पफुल है, जैसा मैंने बताया। बहुत जगह पे सक्सेसफुली इसने काम भी किया है ये ऑर्गेनाइजेशन। सही ऑलरेडी कर रहे हैं और इसके आप इसके सक्सेसफुल मेंबर भी रह चुके हैं। हाँ, ऑलरेडी इसके मैं बता दूं, अगर जो चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन अतीकुर रहमान जी, वो हमारे जूनियर है, लेकिन अभी वो जामिया के स्टूडेंट भी है, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, वो ग्रेजुएट काफ़ी एक्टिव है। मेरा सबसे पहले ये सवाल आपसे बनता है कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस इकोनॉमी, लेकिन ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रह गया कि मतलब आपने एक सोशल रिफॉर्मर वो 5 साल से कंटिन्यू है? वो ये तो अगर आप कहें 5 साल, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी आती है, या फिर जिस घर में या जिस मिट्टी में, जिस सांचे में आप रह रहे हो वहाँ से भी आती है। तो मैं यहाँ से अगर कहूँ तो मेरी आबाई तालीम भी उसी सरजमी से हुई है, चंपारण मोतिहारी से मेरा हुआ है। मैं वहाँ क्लास 1 से 10 तक वहीं मैं अपने एजुकेशन को, चाहे वो आपने प्राइमरी बोल दे या सेकेंडरी बोल दे, तो मैंने वहीं से अपना तालीम को भी हासिल किया। एजुकेशन में मैट्रिकुलेशन भी मेरा वहीं से जी, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें चल कर आई है और इसको एज अभी मैं सोशली पोलिटिकली एक्टिव रहकर समाज में कुछ चेंजिंग और कुछ सुधार लाने की कोशिश करता रहता हूँ। अभी भी आप अपने काम में बहुत कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, इंशाल्लाह, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहूँगा। ऐसा मतलब हार्ड टाइम आता है तो कभी कभी भी ऐसा लगा है? देखिए, सबसे पहले बेस्ट एडवाइस है जो आपके मन में हमेशा घूमता रहता है, वापस आप कंटिन्यू रखते हैं अपने सोशल रिफॉर्मर के लाइफ? देखिए, बेस्ट एडवाइस सबसे अच्छा, अगर कोई भी, मैं यूथ के लिए, जेनजी के लिए बात करना, जेनजी जनरेशन जो खासतौर 97 से 2012 तक के जो बिटवीन में जो भी पैदाइश जिनकी हुई है, और भी तो यूथ के लिए मैं सबसे अच्छा 3 एडवाइस देना चाहूँगा। पहला, कोई भी इस तरह का वर्क करे तो आप अपने आप को जिस तरह से बोलते हैं माइंड कंट्रोलिंग आइस के बर्फ कितना ठंडा माइंड को रखें जी। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जरूरी है वो
चीज़। जी, ये तो बेशक। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप कुछ भी चीज़ों को करने चाह रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजिंग आएगी, जिसे फेस करना होगा डे टू डे लाइफ। और चाहे वो कम्युनिटी में हो, सोसाइटी में हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव से हो, या फिर प्रशासन। तो आप अपने जो बोल सकते हैं ज़मीर को, हार्ट को सरिया की तरह रखिए। सरिया में लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि वो जैसे छड़, जो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और जल्दी टूटता नहीं है, चाहे वो बेसमेंट में हो, प्लिंथ में हो, या फिर आपने तमाम चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दिल को सरिया की तरह मजबूत कर ले आप, फ्लेक्सिबल भी रखें। लचीलापन रहेगा तो फिर आप जितने फलदार दरख्त का काम क्या होता है, वो लचीला होता है, उसके अंदर होता तो आगे। और बहुत सारा सवाल है मेरे अंदर। तो तीसरा मैं बता दूं उसमें, जी। तीसरा जो चीज़ें हैं कि मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ कि अपने टंग को, जो बोलते हैं ना, ज़बान को शीरी रखिए। मीठी ज़बान, अच्छी बोली, जितनी आप प्लेटली बात करोगे उतना आप कहीं ना कहीं लोग आपको चाहेंगे और आपकी बातों को सुन। और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ट्राई टू बी अ गुड लिसनर देन अ गुड। अच्छा सुनने की आदी हो जाए, उसके बाद कोशिश करें कि अच्छा मैं बोलने वाला बनूँ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुछ अपने बातों को रखा जो सच में आज के लाइफ को बहुत ज़्यादा सुधार लाएगा। अब मेरा जो सवाल है वो ना तो कोई ऐसा पर्सनल बेसिस पे है और ना तो एडवाइस पे। अब मेरा पॉलिटिकल लाइन में सवाल है, क्योंकि और ख़ास के लोकेलिटी के अंदर, लोकल एरियाज़ के अंदर बहुत सारा इशू और बहुत सारा खुशी की बातें भी देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि बेहतरीन जवाब आप ही दे सकते हैं यहाँ पर। तो मेरा सबसे पहले ये जो सवाल है, हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि हमारे जो नियर बाई गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत अलग अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन चलता है, और उसको आप ही बेहतर समझा सकते हैं क्यों और कैसे और क्या चीज़ हो रहा है। ये सवाल आप जो आपने किया फ्राइम साहब, तो मैं बताना चाहूँ कि बात तो सही है। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए मानव संसाधन विकास अहम पार्ट और बेसिक जो आप बोल सकते हैं बैकबोन, तो वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो, तो वो एजुकेशन का होना अच्छा है और हेल्थ का होना अच्छा है। तो जब बात एजुकेशन की तरफ आई है और गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स की बात आ रही है, तो बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है। डिस्क्रिमिनेशन में कहूँ तो खास तौर पे टीचर्स जो भी सिलेक्ट होके आ रहे हैं, तो खास तौर पे जो हेडमास्टर्स होते हैं, मैं अपने लोकल +2 हाई स्कूल साढ़ा की ही बात कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ का बशिंदेगान हूँ। और ऐसी भी बातें हैं कि जहाँ आप रहते हो पहले उसके बारे में सोचो, क्योंकि जड़ से, ग्रास रूट से ही जुड़कर रहोगे तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें जो आपने फैलूंगी, जो भी रूफ जो आएगा वो खुद रिफ्लेक्ट करेगा लोग। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन बोलूँ या करप्शन बोलूँ, सबसे बड़ा करप्शन किस तरह का बात होता है, जो भ्रष्टाचार बोलूँ, कि आजकल बच्चे को मैट्रिकुलेशन में प्रैक्टिकल के नाम पे लूट मची हुई है, लूट किस अंदाज में मची हुई है, उसका पैटर्न्स भी मैं दिखाऊंगा कभी। अभी बातों को रख कि आप कहीं पे देखोगे किसी बच्चे को 30 में एंटर की बात करूँ, 10th में तो 20 मार्क्स का होते हैं प्रैक्टिकल और 80 की थ्योरीज होती है, पर +2 जो इंटरमीडिएट्स में 70 की जो थ्योरी होती है और 80 मार्क्स की जो प्रैक्टिकल होती है, तो उसमें मैंने देखा है पैटर्न खास तौर पे कि 20 में किसी को 16-17 है, किसी को 14-13 है, ज़्यादातर किसी को 18-19-20 में 20 भी है। उसी तरह से +2 की बात करूँ इंटरमीडिएट, तो 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स दे रहे हैं या 23 दे रहे हैं, किसी को देखा जा रहा है 29 भी है, 28 भी है, 30 आउट ऑफ 30। तो ये वजह हमने देखा, और ग्रास रूट पे मैं गया भी था उस दौरान। देखने का वजह यही मिल रहा है कि बच्चे, खास तौर पे बच्चों ने कहा, ऐसे कई बच्चे हमारे पास हैं जो आए चलकर, नाम लेना तो अभी मैं नहीं समझूंगा सही, लेकिन उनके जज्बे को और ऐसे तमाम बच्चे के हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि आपने आया। कम से कम करप्शंस और जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है अपने लोकल स्कूल्स में, खासतौर आढ़ा के +2 हाई स्कूल्स की बात करूँ, तो आपके जज्बे को सलाम है। तो उसका वजह ये बन रहा है कि वो टीचर्स डायरेक्ट कहते हैं कि आप पैसे दो, प्रैक्टिकल कॉपी दो या नहीं दो, पैसे दे दोगे तो नंबर मिल जाएगा, वरना कॉपी देने से, मतलब इससे क्या पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं बच्चे को किस दिशा में लेकर जाए। और वो बच्चे कभी अपने गार्जियन को भी नहीं बोलते ये बात। हाँ, इसमें गार्जियन आप इस तरफ भी मैं आऊँगा, मैं इस बात को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोकल गवर्नमेंट, उधर भी मैं आऊँगा, उस फील्ड अभी मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। तो बच्चे के जो मतलब, तो ये होने का वजह कि आप इससे समझ सकते हैं, जिस तरह से मैंने बोल रहा था बातों को, कि करप्शंस में आप बच्चे को, अभी जो रियल स्टार्स ऑफ द नेशन है, यही आने वाले कल के, बोलते यूथ के कल के आने वाले भविष्य है, और उसको आप किस दिशा में लेकर जाना चाहिए। बराए मेहरबानी मैं बहुत ही फ्लैटली और मुद्दवाना और मुखलिसाना दरखास्त कर रहा हूँ ऐसे टीचर्स और ऐसे हेडमास्टर से कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि जिस तरह से आप उसे जिस साँचे में ढालोगे उसी साँचे में वो ढल कर रह जाएंगे। और हिंदुस्तान को अगर आप सुपर पावर बनाना चाहते हो तो उसके मेरिट पे चीज़ों को आप तय करें। बच्चे को आप उससे फार बेटर रहेगा कि आप बोले प्रैक्टिकल दो, ताकि उस प्रैक्टिकल के बुनियाद पे बच्चे जो भी चीज़ों उसको फाइंड आउट करके लिखेंगे तो वो माइंड में कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें आएगी, और उससे एक बेनिफिट्स और होगा। सिर्फ बोल सकते राइटिंग स्किल्स, तो वो लिखने की भी आदी बनेंगे, साथ साथ पढ़ने की आदी बनेंगे। तो हम उनको किस तरफ लेकर जाएंगे,
ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और आप सवाल कर रहे थे बीच में कि पेरेंट्स गार्जियंस को लेकर अभिभावक को किस तरह रहना चाहिए। तो अभिभावक को तो एक्टिव होनी ही चाहिए। अगर बच्चे आपको ये बातें बताते भी हैं, ज़्यादातर तो बताते ही होंगे, पर आप भी आगे की चीज़ों को नहीं सोचते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं और पैसे देने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके ही घर में जब इस तरह की चीज़ें आप देकर और बच्चे को इस तरह की आदी बनाओगे तो आगे चलकर आपको ही बहुत, और कुछ गलत स्टेप जब बच्चे ले लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फिर पैनिक सिचुएशंस और इस तरह की चीज़ें ना हो। मैं तो यही कोशिश करूंगा कि इस तरह की चीज़ें ना हो, और बच्चे को पैसे ना देने के बजाय आप जाएं टीचर से मिले कि आप इस तरह की चीज़ें जो कर रहे हो ये सही नहीं है। वो नहीं सुनते हैं तो आप आगे सीनियर जो भी अपने डीओ है, बीओ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स है, नहीं है तो जिला के मुख्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते, आप उनको भी लिखित में शिकायत दे सकते हैं। जी, और एक सवाल है मेरा, ऐसे तो बहुत सारा सवाल है लगता है, लेकिन वक्त निकल जाएगा, इसलिए मैं कुछ सवाल को ही छोटा छोटा करके रखता हूँ। सबसे अब जो सवाल मेरा जा रहा है, सबसे अहम सवाल है, मैं अपने लोकेलिटी में या फिर बहुत सारे ऐसे लोकल एरिया में एक चीज़ देखता हूँ, वो है आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन, वायलेशन। और वो होता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, मुखिया के द्वारा। वो इस तरीके से होता है कि वो लोग अगर वोट नहीं देते हैं और मुखिया को अगर पता चल जाता है तो शायद उनके बात पे उतना नज़र नहीं वो डालते हैं, और वो बोलते भी हैं कि नहीं तुमने वोट नहीं दिया था इसलिए तुम्हारे बात पे नज़र नहीं डालेंगे। ये वायलेशन क्या है? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का वायलेशन। हाँ, ये वायलेशन आप जो 19 क्लॉज, ये सब क्लॉज है कि जो बात क्लॉज, तो ये फंडामेंटल राइट्स तो मैं सबसे पहले बता दूं जो हमारे पास है, और एक आम नागरिक को पता भी होना चाहिए कि मौलिक अधिकार हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और हमारे संविधान ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो ड्राफ्ट किया हुआ जो संविधान है, जो है हमारे पूरे भारत की सबसे बड़ी लिखित संविधान बना। तो आप हमारे पास जो आता राइट्स ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट्स ऑफ चॉइस है, या फिर और भी बहुत सारे राइट्स है जो आपने धीरे धीरे आर्टिकल 14 से 35 तक सभी चीज़ों को दिया गया। तो आप बात कर रहे थे 19(a) की बात कर, तो हमारे पास संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे पास ये राइट्स दिया है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन वो नेशंस के फेवर में देखते हुए नेशंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। वो भी हमें देखना है। लेकिन हमको वो लीडर पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो लीडर बन गया फिर वो लीडर, हाँ मैं आ रहा हूँ उधर भी आ रहा हूँ, आपकी बातों में लीडर की तरफ में आ रहा हूँ। एक्चुअल में जो ये दिया गया, उसके अलावा आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से हो या पुलिस, कोई भी पुलिस बॉडीज हो, उनसे आप बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि कुछ महसूस हो रहा है इस तरह की चीज़ें कि हाँ मतलब मैं वहाँ पे सेफ नहीं हूँ, तो आप वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में भी बात को रख, आप समझिएगा। मैं जो थोड़ा डीप में जा रहा हूँ इसमें, उधर भी आऊँगा। फिर जो आप पूछ रहे हैं थोड़ा पॉलिटिकली भी, मैं सोशली और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बात। उसी तरह हमारे पास है फ्रीडम ऑफ चॉइस कि मेरा मन आप हमें पसंद नहीं है या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, और वो उसको देखना है कि नेशन के इंटरेस्ट को लेते हुए और ओवरऑल मतलब सच में ये चीज़ें गलत है, संवैधानिक तौर पे हो या सोशली भी गलत है, तो वो चीज़ें गलत, मैं बिल्कुल उन्हें ऑप्ट नहीं करूँगा। मेरा मन, मेरा वोट, मेरा राइट, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ वोट कास्ट। फिर ये किस तरीके से हम लोग इससे बच सकते हैं? हाँ, तो मैं ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जो इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हैं। तो ये आपको मैं बता दूं, शायद आप जब पढ़ने का वक्त रहा होगा, खासतौर जो चाइल्डहुड या टीनेजर्स का एज बोलते हैं 13, जो पढ़ने का अभी तो बोल सकते हैं 5 साल से ज़्यादा नहीं, जो टीनेजर्स का एज में मैं बोलूँगा, खासतौर पर आफ्टर 13 धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए तमाम लोगों को, और ख़ासकर ऐसे जो भी प्रतिनिधि जो कल होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लड़ चुके हैं या रह चुके हैं, और गवर्नमेंट्स का लोकल अथॉरिटीज़ का पार्ट बनना चाहते हैं, तो पहले मैं ज़रूर बोलूँगा इंडियन पॉलिटी को ज़रूर पढ़ें, संविधान को ज़रूर पढ़ें, खासतौर फंडामेंटल राइट्स क्या मेरा है। क्यों? शिक्षा शेरनी की दूध होती है, और जो इस दूध को सही से पिएगा वही धाड़े। और ये ऐसी चीज़ भी है कि जो आपने मानसिक गुलामी से भी आज़ाद, आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपके जो भी पास जो इश्यूज लेकर आएंगे, जो भी प्रिविलेज हो, अंडर प्रिविलेज जो भी जनता है या जो भी पब्लिक्स आएंगे, तो आप इनको जब पॉलिटिकली आप साउंड माइंडेड रहोगे, खासतौर कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड माइंडेड मतलब संवैधानिक तौर पे, तो आप उनको उनकी अहमियत को समझोगे। आप कभी भी उन्हें इस तरह से नहीं बोल दोगे यार तुम उनको वोट किए हो, नहीं किए हो, ये आपका नहीं है। वो आपको दे नहीं दे, अगर आप बन गए हो, आप चुने गए हो, चुनकर आए हो, जनता ने इसी जनता के जरिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो चाहे कोई भी हो आपको वोट करे ना करे, पर उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना आपका काम है और करना ही पड़ेगा। जी, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ओवरऑल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, सबसे पहले हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, एक तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को नहीं मिलता है, बढ़िया से बिल्डिंग एक अच्छा सा नहीं मिलता है जिसमें एयर कंडीशनर हो, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बढ़िया तरीके से रिलैक्स में रहे। और दूसरा है मेडिसिन शॉर्टेज होता है, अच्छे क्वालिटी के मेडिसिन नहीं मिलते हैं, और बहुत सारे बीमारियों के मेडिसिन नहीं मिलते हैं। तीसरा जो है वो है टाइमिंग ऑफ डॉक्टर नहीं है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ठीक है। और
ट्रीटमेंट भी क्वालिटी का। सही से कहीं ना कहीं मैं भी देख रहा हूँ चीज़ों को। मैं उस बीच में तो एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे पास राइट्स है, फंडामेंटल राइट जिस तरह होता है उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होता है कि हमें भी एक्टिव रहना है समाज में जो चीज़ें हो रही, तो मैं उस नाते में जाता रहता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं क्या सच में लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये है लोकल गवर्नमेंट जो यहाँ की आवाम है वो भी क्या नहीं ध्यान दे रही या फिर वो भी छोड़ दे रही? तो मैं पहले इधर जाना चाहूँगा जो आपने जो सवाल को रखा है लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ, आवाम तो पे भी मैं बिल्कुल ये पहले ही मैं बात बोल रहा हूँ कि ये महात्मा गांधी जी का ये कृषि प्रधान देश है भारत, और उस देश के माटी में मैं पैदा हुआ, हमारा कर्तव्य भी बनता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी। उस नाते मैं इस बात को रख रहा हूँ कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिस तरह से अगर एक टोला मजबूत बनेगा, सशक्त बनेगा, शिक्षित बनेगा, ग्राम भी उसी तरह से उतने ही मजबूत और कैपेबल और कम्पिटेबल बने। तो उस फिर जब गांव मेरा अच्छा सशक्त बनेगा तो धीरे धीरे हमारा पंचायत सशक्त बनेगा, तो फिर हमारा प्रखंड जो है वो सशक्त, जब प्रखंड सशक्त और अच्छा होता है और वेल डेवलप रहता है तो फिर हमारा जिला भी डेवलप रहेगा, और जिला डेवलप्ड होगा तो उसी तरह से मैं बोलूँगा जो राज्य है, बिहार है या और भी जो स्टेट वो अच्छा हो। जब ये हमारा स्टेट अच्छा रहेगा तो हमारा फिर भारत राष्ट्र जो है महान राष्ट्र, और लोकतांत्रिक ढांचे की मैं बात करूं तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर विश्व गुरु है लोकतांत्रिक का और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो वो इंडिया है। सबसे बड़ा नेशन आता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अगर मैं बात करूँ इस दुनिया में, इस इस पूरे वर्ल्ड ग्लोब में मैं बात, तो उसी अंदाज में मैं बोल रहा हूँ लोकल अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। और इस चीज़ को मैं बताया जाए तो आप इसके जो आप कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में शायद उसको मैं 43 या 44 कुछ इस तरह से है, एग्जैक्ट नहीं भी हो तो मैं खैर मैं जो उसमें बातें आ रही मैं बता दूं। 1992 में 73rd जिसको अमेंडमेंट बोलते हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट संशोधन का भी मतलब राइट्स होता है, जो लॉ मेकर बैठे होते हैं इस देश के, जो मैं कह दूँ सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो ये कह लें या फिर सदन जो लोग अपने पार्लियामेंट संसद जो भी सांसद और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना कर जाते हैं तो वो लॉ को बनाते हैं। तो उसके तहत में ये लोकल अथॉरिटीज़ पे बहुत ही अहम मतलब उसमें 73rd अमेंडमेंट में दिया गया कि लोकल अथॉरिटीज़ महज सिर्फ ये नहीं है कि उनको उसको बना दिया जाए उसके पास कोई राइट्स, उसके पास भी राइट्स इस तरह की भी चीज़ें हैं कि जिस तरह से अगर ग्राम सभा जो है, एक ग्राम सभा समझिएगा, मतलब एक नया टर्म मैं ला रहा हूँ बता भी दें। ग्राम सभा होता है क्या, उसी में छुपा हुआ वर्ड है। ग्राम गांव है, सभा असेंबल होना, एक जगह पे आना और किसी मुद्दे पे बातों को रखना करना, खासतौर पे अपने विलेज के और अपने ग्राम के फेवर्स में देख। तो जो लोकल अथॉरिटीज में है, क्या पंच समिति हो, वार्ड मेंबर का भी अहम रोल होता है जो हर वार्ड वाइज होते हैं, पढ़ा में भी देख। उसी तरह से मैं अगर बातों को देखूं तो उसमें जो भी जनता आपने जो प्रतिनिधि है वो ग्राम सभा को करने से पहले उनको बुलाना है और इतला करना है जो भी यहाँ पे लोग अपने पब्लिक्स है और जो भी जनता मालिक, तो ये तो है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि उस दिन तो आपको बुलाना ही बुलाने से 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस के तौर पे मैं मनाता हूँ, तो उस दिन तो वो मतलब गवर्नमेंट्स के द्वारा और ऑल इंडिया लेवल पे ग्राम सभा लगता है। जो भी अपने ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे ये ग्राम सभा लगना ही लगना है। ये मैं बता दूं, शायद आप लोग को वाकिफ हो या नहीं हो या कुछ लोग जानते भी होंगे, डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या सच में इस तरह से चीज़ें हो पाती है? मैं आप देखे होंगे शायद नहीं के बराबर ये चीज़ें होती है, ना ही बुलाया जाता है, ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है अपने या सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना भी नहीं दिया जाता है कि आप आए ग्राम सभा होने जा। उसमें मैं बता दूं, और जब बात आई अगर सरपंच के पास जो पावर है, सरपंच क्या सर्वसर्वा है, मुखिया तो मुख्य ही है जो भी विकास डेवलपमेंट की चीज़ों में, पर उसको ओवरलुक करना है, उस सभी के गार्जियन अगर हैं तो वो सरपंच है। उसमें अगर मैं एक दो मिसाल दे दूं, कुछ फैसला ऐसा विलेज के और ग्राम के हित में देखते हुए लिया जाए जो 70% से ज़्यादा लोग उसे चाह भी रहे हैं, ग्राम सभा में जो भी है जनता आए हुए हैं, उसमें अगर कुछ डिसीजन जो ले लिया गया है लोकल अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो उसे सुप्रीम कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकता। आप चैलेंज कर सकते हो, अगर कोई भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट अगर आपको रद्द करता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाके चैलेंज करेंगे। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि इतना पावर दिया गया है कि उसको सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं आपको उसमें न्याय दिलाएगा और चेंज नहीं। तो अब मेरा सवाल है आदिल भाई, ये बात पे कि कहीं ना कहीं लोकल में ट्रांसपेरेंसी का लैक दिखता है। किस तरह की किस बेसिस पे दिखता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बात से बात कि मान लो कोई भी टैक्सेस से या किसी भी तरीके से जो मुखिया को पैसा फंड मिलता है, फंड की बात, फंड की अगर बात तो वो एक प्रॉपर ये नहीं हम लोग को पता चलता है कि फंड का मिसयूज हुआ है या फिर फंड किस किस जगह पे जाके एक्यूमुलेट हुआ, कहाँ जाके लगा है फंडों के। तो ना तो प्रॉपर लिस्ट आता है वो सब चीज़ों का, और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, पता भी नहीं चलता कब क्या बना है, कितना फंड लगा, कितना फंड रेज हुआ था,
कुछ पता नहीं चलता, कितना फंड मिसयूज हो गया। बिल्कुल, ये एज अ सिटीजन्स और ग्राम सभा के आप सिटीजन्स हैं, हमारे पास ये राइट्स बनती है और कि आप जो भी अपने गांव में जो भी काम करना है तो उस प्रपोजल जाता है। प्रपोजल जो रिटेन में दिया जाता है, जेई आते हैं जिस फील्ड के माहिर हैं, जूनियर इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के या मनरेगा के हैं, आकर उसके बाद वो प्रपोजल लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे पास होना चाहिए, वो ग्राम सभा लगना चाहिए। ग्राम सभा ऑलरेडी नोटिस देकर जो भी जनता मालिक है तमाम लोगों को बुलाना है, ऐसा ही करना है। रियलिटी यही है, सभी प्रतिनिधि को यही करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है सर। हाँ, वहीं पे तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, पारदर्शिता नहीं है वहाँ पे। वो कहीं ना कहीं पर्दे के आड़ में या एक रूम में अपने चुनिंदे लोगों को बुला लेना, जो मैं जैसे कहा था ना, एक शिक्षा शेरनी की दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा, और मानसिक गुलामी से भी आज़ाद कराएगा। तो आप वैसे लोगों को तो बुलाओगे नहीं कि जो जेन्युइन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनली पूछेगा और रखेगा कि हाँ ये चीज़ को आप करने जा रहे हो तो क्यों करने जा रहे हो। क्योंकि माइंड में तो प्रतिनिधि के ज़्यादातर प्रतिनिधि के यही होता है कि कैसे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट, मेरा जेब कैसे भरे, मेरा पॉकेट कैसे भर जाए। तो आप उसी तरह के लोगों को बुला कर बैठा देते हो, 10, 20, 50 को, जो चुनिंदे होते हैं आपके, जो आपके हाँ में हाँ करने वाले हो। यहाँ तक कि पता है कि लोकल आवाम भी इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, उसको भी लगने लगा कि अब मेरा काम नहीं है। हाँ, सच में सही में ये इस तरह से उसको अंजाम दिया जाता है, ऐसा मैनिपुलेट कर दिया गया। मैं बोला नहीं, जैसे मैन इज मोल्डेड वन, जिस साँचे में उसको ढाल कर रखोगे उसी तरह से ढल जाए। आप उनको बोलोगे कि नहीं ये चीज़ें तो हो गई है ऑलरेडी, इसमें आप लोगों का क्या काम है, हम लोग तो दे दिए प्रपोजल। नहीं, ग्राम सभा जो मैं बता दूं जो है वो ग्राम पंचायत के विकास की रीढ़ की हड्डी है, और उसमें आप जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखियागण हो, सरपंच हो, चाहे जो भी हो, समिति हो, हत्ता कि वार्ड के जो वार्ड मेंबर है उनके ऊपर भी राइट्स है कि आपको जो ग्राम सचिव है जो आपको मतलब बताते होंगे कि ये चीज़ों पे होने जा रहा है, तो आप इतला करेंगे अपने जो अपने वार्ड के अपने जनता मालिक हो या वोटर्स जो आपके हैं, या उसके अलावा जो भी ग्राम पंचायत में जितने भी लोग आते हैं, तो उस पर एक प्लेटफॉर्म बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप बताइए उससे 2-3 दिन पहले कि ये इतना से इतना बजे ये होने जा रहा है, और ऐसे ही करना भी चाहिए। आइए, मैं प्रपोजल विकास में, या रोड हो, नली गली हो, या फिर आपने सिंचाई का काम हो, जो भी चीज़ें आती है मैं करने जा रहा हूँ, उसमें आके प्रपोजल दिया। और उसमें भी एक रियलिटी ये है जो संविधान ने हमें राइट्स दिया कि 70 मान लीजिए जितने भी लोग पहुँचे, 500 लोग पहुँचे एग्जाम्पल, तो उसमें से 70% 300 प्लस लोग अगर कह गए हैं मेजोरिटी, हाँ मेजोरिटीज, उसमें भी मेजोरिटीज को देखते हुए चलना है, हाँ, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक मुल्क, तो इस तरह करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। और सही में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फंड का भी एक्चुअल कैलकुलेशन देना चाहिए, कहाँ पे कितना खाता। हाँ, ये तो आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं उनसे, और उनको बताना भी है कि हाँ ये आया है, किसके लिए आया है, कहाँ पे यूज होना है। नहीं बताते हैं तो इसके लिए तो आया है, RTI आया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसी के लिए आया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या, उसके तहत आप पता लगा कर सकते। अगर आपको वो नहीं बता रहे हैं, पर्दे के आड़ में कर ले रहे हैं, तो फिर वो आपके पास, इसीलिए तो संविधान ने पावर दिया कि आप RTI के तहत भी पता लगा सकते। और एक और सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ। सवाल ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करा, जिसमें से बहुत बार प्रॉब्लम आया है ना लोकल गवर्नमेंट के अंदर, कि बहुत जगह वो नहीं सही से मेंटेन कर पा रहे, बहुत सारे, ज्यादातर नहीं कर पा रहे, ज्यादातर करते ही नहीं है। एक चीज मैं और बता दूं, जितने भी जो भी व्यूअर्स है या जनता मालिक है, मैं उनको बता दूं, क्योंकि एक समाज सुधारक के तौर पे मैं बात को रख रहा हूं, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ जाए और लोग अवगत हो और उनके अंदर अवेयरनेस और जागरूकता आए। क्योंकि हमारे भी एज अ सिटीजन से या जो ग्रामीण के वासी है, उस नाते हमारे अंदर भी एक इच्छा होनी चाहिए, और सीखने का उम्र तो खत्म कभी नहीं होती, सीखते रहें। तो मैं बता दूं कि मेरी पंचायत करके ऐप आया है, जो पूरे बिहार में या हर पूरे इंडिया के सभी पंचायत के लिए हो रहा है। उस तरह से ई ग्राम स्वराज होता है, www.egram-स्वराज, ये मैं क्यों नाम ले रहा हूँ इन तमाम प्लेटफॉर्म का। उसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि क्या क्या आपके ग्राम सभा से जो क्या क्या प्रपोजल गया, क्या अप्रूव्ड हुआ, क्या पास हुआ, कितना फंड एलोकेट हुआ, क्या काम हुआ नहीं हुआ, या उसमें कुछ महज फोटो तो चला गया, पेपर पे चीज़ें हो गई, धरातल पे नहीं हुआ है, वो भी आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद तो ये मैं इस चीज़ों को रख सकता हूँ, आप जाकर जरूर जो भी मतलब खासतौर मैं यूज़ को गुजारिश करूँगा कि मेरी पंचायत ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और उसमें आप आढ़ा पंचायत करके चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पहले चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने आएगा जो ब्लॉक, और फिर आपने जो आपका पंचायत, आढ़ा पंचायत, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़। तो मेरा ये सवाल अब है कि आने वाले वक्त में अगर हम लोग कभी भी आपको देखें इलेक्शन फाइट करते किसी भी लोकल पोस्ट के लिए, तो
क्या आप वादा करते हैं कि जो जो चीज़ अभी हम लोगों ने देखा, जो जो इशू हम लोगों ने देखा, ये सब सॉल्व करें, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो लोकेलिटी में हम लोग को करना चाहिए, वो सबको भी आगे हम लोग देखें? सही सही। अगर एज अ सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव हूँ, और जिस तरह से जो मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 सालों में, हमारी पंचायत को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। क्या हमारे पंचायत में एक पंचायत भवन तो मुख्यालय में बन ही नहीं सका रहा, कितनी अफसोस की बात। उससे बड़ा मुद्दा मैं अगर देखूं, एक राशन जो 5 किलो महीने में मिलता है, उसके लिए कितने जहमत और कितने मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और माँ बहन को जाना पड़ता है कहाँ पे, एक रोड के किनारे जाना पड़ता है, जो आगे करीब 2 से 1.5 से 2 किलोमीटर जो मतलब गाँव की आबादी से दूर पड़ती है, वो सेफ भी नहीं है। और एकदम रोड के बगल में ही वो चीज़ें, वो जो जन वितरण प्रणाली का जो शॉप है, और जो जन वितरण प्रणाली जो बढ़ती है राशन, वो सेफ भी नहीं है। सेफ्टी तो पहला होना चाहिए, ना जाने कि कभी कोई गाड़ी रश और कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें, हादसा नहीं हो। ऊपर वाले से मेरी दुआ यही है, अल्लाह से। लेकिन हो जाए तो सेफ्टी भी नहीं है, माँ बहन जाती है, बैठने की जगह तक नहीं है। अभी तो डीलर भी बोल सकते हैं, जबकि वो जनता मालिक है, वो गए हैं आपसे लेने। मैं डीलर को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप उनसे तमीज़ से पेश आओ, नहीं तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, संवैधानिक दायरे में लिया जा सकता है। और सबसे मैं विडम्बना, यहाँ अजीब विडम्बना है कि इसी बस्ती में जब बढ़ती थी, ठीक है, आपको जो प्रतिनिधित्व उस वक्त थे 2021 से पहले, जो इससे पहले टर्म में 2016 से 21 में जो रहे थे, कि आपके रहते हुए में आप लोग मुखियापति थे या जो भी प्रतिनिधि थे, आपके रहते हुए 6 महीना पहले कहाँ कर दिया जाता है उसे, मतलब साजिश के तहत, कि एकदम सीधा गांव के मतलब उस दूसरे कोना में मतलब कि मतलब लोग जाने में जिसको मुश्किल का सामना, और माँ बहन को आपने रोड पे ला दिया। ये चीज़ें सही नहीं थी। इसके लिए तो आपको बल्कि कोशिश करना चाहिए था कि अगर कोई अगला सही से नहीं बांट रहा है, जो भी डीलर थे, तो आप गांव में ही आप जियो लोकेट करवाते हैं ताकि आबादी। लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं करते कि जान रहे मैं गांव के दूसरे छोर में रहूँगा तो चूहे को दाना चुगने में आसानी होगी, वहाँ पे चौकीदारी सही से हो नहीं पाएगी। तो इस तरह की बातें हैं। और हमारे गांव में मैं जो बोल रहा था अभी, जैसे बिहार सरकार के द्वारा मतलब हर पंचायत में पंचायत भवन का बनना हो, कितनी अजीब विडम्बना, बहुत अफसोस होती है मेरे भाई बोलते हुए कि आढ़ा मुख्यालय है और यहाँ नहीं बन पाया, और चला जाता है नदी की ज़मीन है कहीं ना कहीं मतवलवा के साइड में, वहाँ चला जाता है। तो इसमें भाई जो चीज़ें गई है, एनओसी तो ठीक है मुखिया ही का होता है, जो पंचायत के मुखिया होते हैं। अगर आप एनओसी दे रहे थे तो क्या आपने अलग ऐलान लोगों को बुलाकर ग्राम सभा किया था? आपने लोगों को बुलाया, जो रीढ़ की हड्डी होती है ग्राम सभा, क्या बताया कि इस तरह की दिक्कतें हो रही है, हमने यहाँ पे प्रपोजल दिया या इनसे कर रहा, वो नहीं दे रहे हैं। हो सकता है वो जहाँ पे आपने कोशिश किया वो उसका पर्पस कोई और शिक्षा का पर्पस रहा हो, या कोई डीएम तक जाता है तो क्या आपने कोशिश किया कि मैं भी पटना में जाऊं, मैं आगे जाकर बात करूं रखूं? तो नहीं, आपने इस तरह की कोशिश नहीं कि आप पर्दे के आड़ में वहाँ पे भी एनओसी दे बैठे हो कहीं ना कहीं। तो ये बहुत गलत बात है। आपको जनता को बुलाना था, जनता मालिक था, आके बैठता, बात होती, देन उसके बाद जो भी चीज़ें मतलब हो सकता था और कोशिश करते थे इसी गांव में बनता। फिर माँ बहन को दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। पता है एक पंचायत भवन जो हो सकता है मिनी ब्लॉक आपका है, मिनी प्रखंड है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आसानी होगी। फिर माँ बहन को दर दर की ठोकरें फिर जाना पड़ेगा, गाँव से 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, फिर कतार में लगना पड़ेगा। ना जाने वो सेफ रहेगी नहीं रहेगी। और जो देख ही रहे हो अभी का जो हालात है, जिस तरह की क्राइम रेट बढ़ रही है, कहीं ना कहीं किसी अंदाज में मैं उस क्राइम की तरफ, जो क्राइम का सेंस मेरा ये है कि जो माँ बहन कभी कभी सेफ नहीं महसूस कर पाती है किसी चीज़ों को लेकर, तो मैं उस पर रख रहा हूँ। उसके अलावा आप बात करें तो आप इसके अलावा मैं चले आऊँ तो यहाँ से सही से सिंचाई का भी एक व्यवस्था नहीं है। आने वाले वक्त में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, अगर आने वाले वक्त में मैं आऊँ, आने वाले वक्त में ज़रूर, अगर आप लोग के दुआ से और आप लोग के आशीर्वाद से अगर आता हूँ, तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिसको मैं कोशिश करूँगा कि जनता मालिक के द्वारा ही, और ग्राम सभा जो हो पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, और होता भी रहेगा अगर आशीर्वाद मिलता है और दुआ से अगर मैं इस पार्ट का हिस्सा बनता हूँ, तो आपके हक की लड़ाई मैं धरातल पे लड़ता रहूँगा और आप तक चल कर आने की कोशिश करूँगा। आखिरी क्वेश्चन है ये पूरे पॉडकास्ट का, और आदिल भाई मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे वो ये सवाल है कि जेनजी और जेन अल्फा जिस तरीके से वर्ल्ड को रैपिडली रिशेप्ड कर रहे हैं, हर जगह के जॉब में जैसे जैसे इनरोल कर रहे हैं,
सवाल ये है कि इन लोगों को मीनिंगफुल जॉब लेना चाहिए या हाई पे जॉब? देखिए, ये जब हमारा इंडिया है और फंडामेंटल राइट्स है, राइट्स ऑफ चॉइस भी है, तो मैं उसके खिलाफ तो जाकर नहीं बात को रखूंगा, पर एडवाइस दे सकता हूँ अपनी तरफ। अच्छा लगेगा तो आप लोग लीजिए इसको ज़रूर। कि जेनजी, सबसे पहले मैं बता दूं, बात सही है कि यही युवा और मतलब जो वो जनरेशन जो 1997 के बाद से और 2012 के इस दोनों के बीच में जो भी पैदा जिनसे ऑलरेडी, जैसे मैं शुरू में बोला, जेनजी में आते हैं। तो मेरी कोशिश तो होनी चाहिए कि अगर आप एक रिवोल्यूशन लाना चाहते हो और बड़े तौर पे कुछ बदलाव लाना चाहते हो, तो हाई पेइंग जॉब से अच्छा हो सकता है कि आप स्किलफुल जॉब, मीनिंगफुल जॉब की तरफ जाएं। बात सही है। या जिसमें कोई मकसद हो, जिसमें समाज को, देश को, नेशंस को फ़ायदा हो, हमारे लोकेलिटी को फ़ायदा हो। जैसे एक आप लॉयर बनते हो, लॉयर बहुत ही रिस्पेक्टेड और रिप्यूटेड जॉब है। उसी तरह से एक डॉक्टर आप बनते हो, या फिर एक सिविल सर्वेंट्स की तरफ तो मैं खास तौर पे बोलूँगा कि आप अपना एकेडमिक कंप्लीट करें। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास आ जाता है, आप अपीयर हो सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का पार्ट बने आप। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो ऑल इंडिया लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है, आप पीसीएस की तरफ जाएं और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, और उसके तहत आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब प्रशासन का हिस्सा बने। आप कोशिश करें, एक अच्छे प्रशासन चुनकर आप पाओगे तो आप देश के लिए भी, समाज के लिए भी और संवैधानिक तौर पे आप लड़ाई लड़ सकते हैं कि इम्पैक्ट आप छोड़ सकते हो अपना। इस तरह से एक अच्छे डॉक्टर अगर हैं कोई, तो वो अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। अब उसमें भी चीज़ें हैं कि उसी तरह से एक अच्छे लॉयर हैं। ओवरऑल एक कंट्री का कंट्रीब्यूशन हो। हाँ, कंट्री का कंट्रीब्यूशन इसमें है। हाई पेइंग जॉब में भी है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप अब्रॉड में मतलब या अर्निंग पर्पज से गए हो, तो अब जो रिमिटेंस हमारा यहाँ आ रहा है, तो वो हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है कहीं, तो वो भी कोई, लेकिन उसमें मकसद है कि कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं बोलूँगा इसके लिए कि आप अच्छे से अपने एकेडमिक जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करें, फिर अपने अंदर स्किल्स लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो मॉडर्न ज़माना है, स्टडीज़ का पैटर्न बदल रहा है। इसमें आपको थ्योरीज के साथ प्रैक्टिकल और विथ स्किल, हुनर का भी होना ज़रूरी है। इल्म के साथ साथ हुनर का भी होना ज़रूरी है। हुनर रहेगा तो ही आप इस दुनिया में फिर किसी ना किसी फील्ड के में माहिर बनोगे, तो अपना छाप छोड़ सकते हो, समाज में चेंजिंग ला सकते हो। तो अभी जैसा मैं बता दूं, जमीयत उलमा हिंद भी जो हमारी तंजीम है उलमा कराम की, वो भी बोल रहे थे कि आप लॉयर, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट बने, आप एक डीएम बनने की तैयारी करें, और भी इस मतलब एक अच्छे लॉयर बने, अच्छे डॉक्टर बने। अच्छा, वो वॉइस तो चला जाए वहाँ, तो आप यूपीएससी के थ्रू या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू आप एग्ज़ाम देकर बीडीओ बन सकते हो, या फिर बीओ डीओ के अलावा और भी चीज़ें होती है। जैसे आप कोशिश करें, जिला का जो सबसे शीर्ष पद होता है, जिसको प्रोमिनेंट जो आपने पद है जो आपने, तो उसको आप लेने को डीएम बनने की, तो वो कैसे होगा? आप अच्छे से एकेडमिक की पढ़ाई कर पाओगे, देन आफ्टर आप तैयारी करके मतलब एग्ज़ाम दोगे, निकालोगे, जिसमें प्री, मेंस एंड एडवांस। प्री होता है, फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर आप जाते हो इंटरव्यू के लिए। तो इस तरह की उसके अलावा एसएससी भी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू भी आप 10+2 के बाद भी जा सकते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हो तो आप मंत्रालय में, भारत में इंडियन मिनिस्ट्री में आपको जॉब मिल सकता है, एज अ रिव्यू ऑफिसर है, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। बहुत सारा इस तरह की जॉब जो आती है, या एक्साइज इंस्पेक्टर आप बन सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप समाज में चेंजिंग लाओगे, धीरे धीरे बनोगे, नेशंस के के लिए भी अच्छी चीज़ों को करोगे, नेशंस को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हाई पेइंग जॉब जो है ठीक है, वो भी अपने तौर पे, लेकिन उसमें एक मकसद होना चाहिए कि अगर हम कर रहे हैं तो समाज में कुछ चेंजिंग लाना है। धीरे धीरे कोशिश करना है कि अगर ठीक है, अपने पे ध्यान देना है, 70 से 90% उसका आप अपने में ही यूज़ करते हो, तो 10% कम से कम मिनिमम 5% भी समाज के लिए कुछ सोचें, नेशंस के लिए सोचें, कुछ अच्छा करने की सोच रखें, और धीरे धीरे कोशिश करें फिर लोग मैनेजमेंट के थ्रू बिजनेस की तरफ आने की, क्योंकि तिजारत तो अल्लाह के रसूल की भी सुन्नत है बेशक, और तिजारत की तरफ भी आए, और कोशिश करें कि जैसे इंग्लिश में एक कोटेशन है, तो वह आता है कि ट्राई टू बी ए गुड जॉब क्रिएटर देन ए जॉब सीकर। क्या आप जॉब को क्रिएट करने वाले बने, लोगों को मतलब आपके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, ना कि आप ही खुद मतलब ये जब अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाओगे, आप खुद ही उसी हाई पेइंग जॉब के चक्कर में सिर्फ वन वे ही अगर रह जाते हो, तो फिर अब कोशिश नहीं करेंगे तो समाज में चेंजिंग आई कैसे? कोशिश खुद में करना है। अब वो जो भी पहल
पहल पहले करता है तो कहीं ना कहीं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहना चाहिए। जी, तो ये मेरा आखिरी सवाल था। इसी के साथ मैं अपने पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिल भाई, आप यहाँ पे आए और बहुत सारा अच्छे जवाब दिए। तो मेरा आखिरी में यही कहना है आप लोगों से कि मैं उम्मीद करता हूँ आदिल भाई आज के बाद कभी भी आने वाले टाइम में अगर कोई भी इलेक्शन फाइट करेंगे कोई भी पोजीशन के लिए, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आदिल भाई के लिए कि वो आए और अच्छे से किसी भी इलेक्शन के लिए लड़ें और अच्छा पोजीशन को हासिल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आवाज़ जा रहा है और हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो छोटी से छोटी चीज़ भी कठिन बनती जाती है। तो मैं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करूँ, मैं बताया भी था आपने जैसे कि वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक अहम पार्ट, क्योंकि जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई फिर कैसे करेंगे। एक बच्चा एक स्टूडेंट बहुत इफेक्ट या करता है, बच्चे हेल्दी बॉडी अगर है तो बहुत इफेक्ट करता है पढ़ाई लिखाई का। तो उसमें इजीली सुधार आ सकता है। सुधार लाने के लिए क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये पीएससी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो आढ़ा है, इसका जो मेन केंद्र जो अपने पीएससी का मेन जो मुख्य केंद्र अपने सिकंदरा में है ना, इसको जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर जो आपने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो अथॉरिटीज़ हायर अथॉरिटीज़ जिला में हो जाते हैं, मेडिकल फील्ड के सबसे टॉप बॉडी है वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को मैं बोल दूँ, जो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी जो होते हैं। आपको कुछ भी ऐसा चीज़ें लगता है, मैं आढ़ा हॉस्पिटल्स का मैं बोल दूँ तो यहाँ ऑलरेडी ये जो 2-2:30 बजे 8 से 2:30 बजे बंद हो जाती है, जबकि ये नहीं है, ये तो 24 आवर्स रहना चाहिए क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी है और गवर्नमेंट है। सही बात है, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं मैंने इस तरह की चीज़ों को दे रखी है। डॉक्टर्स की मैं बात करूँ तो डॉक्टर्स 2-3 होना भी चाहिए बिल्कुल, और टाइमिंग होना चाहिए। हाँ, मैं तो यही देख पाता हूँ कि शायद 9 से 10 बजे या एक तक जाए आते तो हैं। दूसरा आए, ऐसा सही 9 से 10 बजे और 2 से 3 बजे चले जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं गुजारिश भी करूंगा जो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी हैं कि और या चीफ मेडिकल ऑफिसर हमारे जिला जमुई के जो हैं कि आप आढ़ा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आएँ और भ्रमण करें और डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया और जो उसकी बुनियादी वसाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी सुधार आना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, इस पे जाकर के आप मतलब जो भी एज अ सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी दिखा सकते हो, हमारे पास भी राइट्स है, मैं भी दिखा सकता हूँ, अवगत करा सकता हूँ उन्हें। तो वो होना चाहिए, बेसिक मेडिसिन होना चाहिए, या फिर वो मेडिसिन तो जरूर होना चाहिए लाइक कोई चीज़ें जो जहरीली चीज़ें काट लेती है, तो एंटीवेनम वगैरह होना चाहिए यहाँ, क्योंकि वो बहुत कम चांस टाइम मिल पाता है। अगर एक स्नेक बाइटिंग हो जाए, डायबिटीज बहुत पॉपुलर है, स्कॉर्पियन बाइटिंग हो जाए, तो ये सब बहुत तरह की चीज़ें जो होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, बेड्स वगैरह सही से होना चाहिए, उसमें ड्रिंकिंग वाटर में फैसिलिटीज़ होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट जो भी पेशेंट जो वेटिंग में है उनके लिए भी होना चाहिए। खैर पहले से तो कुछ सुधार आई है, लेकिन उसमें और होना चाहिए। और हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो कहीं ना कहीं इसमें मैं नहीं देख पाता हूँ, मतलब एक्टिव होना चाहिए उन्हें, उनके पास तो राइट्स है, वो जाके लड़ाई लड़ सकते हैं संवैधानिक तौर पर। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, और मैं एज ए समाज सेवी या समाज सुधारक के तौर पे मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे और जो भी अथॉरिटीज़ हैं इनके जीनियन में मैं वहाँ जाके बातें को रखा हूँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हूँ, जनप्रतिनिधि को भी कई बार बातों को रखा हूँ। तो ये मेरा आखिरी सवाल था। इसी के साथ मैं अपने पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिल भाई, आप यहाँ पे आए और बहुत सारा अच्छे जवाब दिए। तो मेरा आखिरी में यही कहना है आप लोगों से कि मैं उम्मीद करता हूँ आदिल भाई आज के बाद कभी भी आने वाले टाइम में अगर कोई भी इलेक्शन फाइट करेंगे कोई भी पोजीशन के लिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आदिल भाई के लिए कि वो आए और अच्छे से किसी भी इलेक्शन के लिए लड़ें और अच्छा पोजीशन को हासिल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।